जय हिंद एवरीवन। वेलकम टू ऑनलाइन क्लास ऑफ श्री राम पब्लिक स्कूल। डियर स्टूडेंट, मैं अल्पना पांडे आज आप लोग को फिर आपकी पाठ्य पुस्तक वसंत का पाठ 11 पढ़ाएंगे, जिसका नाम है जब सिनेमा ने बोलना सीखा। इस पाठ के लेखक जो हैं प्रदीप तिवारी जी हैं। प्रदीप तिवारी जी ने इस पाठ को जब लिखा था, ठीक है, तो इस पाठ के द्वारा उन्होंने जो फिल्मी दुनिया है उसमें हुए परिवर्तन को दिखाने की कोशिश किया है। यानी पहले क्या होता था, पहले मूक फिल्में आती थी, यानी बिना बोलने वाली फिल्में आती थी, और उसके बाद उसमें परिवर्तन हुआ, ठीक है। फिर सवाक यानी बोलने वाली फिल्म आने लगी, और जब सवाक फिल्म आई तो क्या क्या परिवर्तन हुए थे फिल्मी दुनिया में, वही इस पाठ के द्वारा ये यहाँ पे दिखाना चाहते हैं। बच्चों, पाठ को स्टार्ट करने से पहले, शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस पाठ के कुछ पेज का, यानी 2 पेज का व्याख्या मैं आप लोग को पहले की वीडियो में बता चुकी हूँ, जो संक्षिप्त रूप में आज आप लोग को हम यहाँ पर बता देंगे। तो आइए देखते हैं। तो लेखक ने सबसे पहले बताया है कि जो है आलम आरा बोलती फिल्म जब आई तो उसका जो है विज्ञापन किया गया, और उसके विज्ञापन के लिए जगह जगह पोस्टर लगाया गया, और पोस्टर पर पंक्तियां लिखी हुई थी कि वे सभी जीवित हैं, यानी सजीव हैं, सांस ले रहे हैं, 100% बोल रहे हैं। 78 मुर्दा इंसान जिंदा हो गए उनको बोलते बातें करते देख के। और फिर लेखक ने बताया है कि जब पहली बोलती फिल्म जिस साल प्रदर्शित हुई, उस साल और भी कई मूक फिल्में भी विभिन्न भाषाओं में बनी थी, और यहीं से मतलब बोलते फिल्मों के दौर शुरू हो गया था। बोलती फिल्म आलम आरा बनाने वाले जो फिल्मकार थे, उनके जो है नाम था आर्देशियर एम ईरानी, और इन्होंने 1929 में हॉलीवुड बोलती फिल्म शो बोर्ड देखी और उनके मन में बोलने वाली फिल्म बनाने की इच्छा जागृत हुई थी। पारसी रंगमंच के एक लोकप्रिय नाटक के आधार पर इन्होंने यह फिल्म बनाई थी। इसमें न राइटर थे, न गीतकार थे, न संगीतकार थे, ठीक है। इन्होंने अपने गाने की धुन स्वयं चुनी थी, और इस गाने में 3 संगीत वाद्य यंत्र का प्रयोग किया गया था, जैसे तबला, हारमोनियम, वायलिन। इस फिल्म में एक पार्श्व गायक बने थे जिसका नाम था WM खान, और उन्होंने पहला गाना गाया था दे दे खुदा के नाम पर प्यारे अगर देने की ताकत है। आलम आरा का संगीत उस समय डिस्क फॉर्म में रिकॉर्ड भी नहीं किया जा सकता था, और फिल्म की शूटिंग जो है करने के लिए जो है क्या कि रात में फिल्म की शूटिंग करनी पड़ी, क्योंकि यह बोलने वाली फिल्म थी, इसलिए यहाँ से कृत्रिम प्रकाश व्यवस्था भी करनी पड़ी, और यहीं से इस प्रकाश प्रणाली बनी जो आगे फिल्म निर्माण का जरूरी हिस्सा बन गया। आलम आरा फिल्म ने भविष्य के कई स्टार और तकनीशियन भी दिए हैं। आर्देशियर की कंपनी तक ने भारतीय सिनेमा के लिए 150 से अधिक मूक और लगभग 100 सवाक फिल्में बनाई थी। अब इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं इसके आगे का पाठ। यहाँ पे लेखक ने कहा आलम आरा फिल्म अरबियन नाइट्स जैसी फैंटेसी थी। फिल्म ने हिंदी उर्दू के मेल वाली हिंदुस्तानी भाषा को लोकप्रिय बनाया। इसमें गीत, संगीत तथा नृत्य के अनोखे संयोजन थे। तो फैंटेसी का अर्थ होता है बच्चों आकर्षक, और परिश्रमिक का अर्थ होता है मेहनताना, ठीक। यहाँ पे लेखक ने कहा है कि जो है आलम आरा फिल्म अरबियन नाइट्स जैसे ही आकर्षक थी। जिस तरह अरबियन नाइट्स के आधार पर होने वाले कार्यक्रमों की ओर लोग आकर्षित हो रहे थे, ठीक है, उसी तरह जब जो है आलम आरा फिल्म प्रदर्शित हुई तो लोगों में उसका आकर्षण भी हुआ, अरबियन नाइट्स की ही तरह, ठीक है। इस फिल्म ने हिंदी उर्दू के मेलजोल से बनी हिंदुस्तानी भाषा जो है को लोगों के मध्य अत्यधिक लोकप्रिय बना दिया, और इस फिल्म में आम बोलचाल की भाषा द्वारा
हमारे भारत के संस्कृति और गीतों को सुंदर तरीके से संगीत दिया गया और नृत्य के अभिनय के अनोखे संयोजन भी देखने को मिला था। फिल्म की नायिका जुबैदा थी, नायक विट्ठल थे। वे उस दौर के सर्वाधिक पारिश्रमिक पाने वाले स्टार थे। ठीक है, यहाँ जो लेखक कह रहा है कि इस फिल्म की जो नायिका थी वो जुबैदा थी और नायक जो थे वो विट्ठल थे। वे उस समय के सबसे ज़्यादा वेतन पाने वाले स्टार थे। उन्होंने सबसे ज़्यादा वेतन मिलता था उनको। आगे लेखक कह रहा, उनके चयन को लेकर भी एक किस्सा काफ़ी चर्चित है। विट्ठल को उर्दू बोलने में मुश्किलें आती थी। पहले उनका बतौर नायक चयन किया गया, मगर इसी कमी के कारण उन्हें हटाकर उनकी जगह महबूब को नायक बना दिया गया। ठीक है, विट्ठल जो है वो नाराज हो गए थे और अपना हक पाने के लिए उन्होंने मुकदमा कर दिया। तो चर्चित का अर्थ है यहाँ पे बच्चों मशहूर। लेखक कहते हैं कि जब विट्ठल को फिल्म के नायक के रूप में चुना गया तो उनके बारे में एक कहानी बहुत ही मशहूर है कि विट्ठल को उर्दू बोलने में मुश्किलें बहुत आती थी और पहले तो उनका बतौर नायक के रूप में चयन किया गया था, मगर उर्दू ना बोल पाने के कारण उन्हें फिल्म में नायक की भूमिका से हटाकर उनकी जगह महबूब को नायक बना दिया गया था। और महबूब भी एक बहुत ही प्रसिद्ध और बेहतरीन कलाकार रहे हैं। और इससे क्या हुआ था, विट्ठल नाराज हो गए थे और अपना हक पाने के लिए उन्होंने क्या किया था, मुकदमा कर दिया था। ठीक है, उस दौर में उनका मुकदमा मोहम्मद अली जिन्ना ने लड़ा, जो तब के मशहूर वकील हुआ करते थे। विट्ठल मुकदमा जीते और भारत की पहली बोलती फिल्म के नायक बने। लेखक कह रहे हैं कि जब विट्ठल की जगह महबूब को नायक बना दिया गया तो विट्ठल नाराज हो गए और अपना हक पाने के लिए उन्होंने मुकदमा भी कर दिया था। तो इस बात को लेकर जब वो अदालत में पहुंच गए कि पहले उनका चयन किया गया था, अब उनके स्थान पर किसी और को रख लिया गया है, तो उस समय में उनका जो मुकदमा किया था उन्होंने, उस मुकदमा को मोहम्मद अली जिन्ना ने लड़ा, जो कि बहुत ज़्यादा मशहूर यानी प्रसिद्ध वकील थे। विट्ठल मुकदमा जीते और भारत की पहली बोलती फिल्म के नायक भी बने थे। उनकी कामयाबी आगे भी जारी रही। मराठी और हिंदी फिल्मों में वे लंबे समय तक नायक और स्टंटमैन के रूप में जो है सक्रिय रहे। इसके अलावा आलम आरा में सोहराब मोदी, पृथ्वीराज कपूर, याकूब और जगदीश सेठी जैसे अभिनेता भी मौजूद रहे और आगे चलकर जो फिल्म उद्योग के प्रमुख स्तंभ बने थे। ठीक है, तो यहाँ लेखक कह रहे हैं कि जो है विट्ठल के काम को लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया था। ठीक है, और आगे आने वाली फिल्मों में विट्ठल ने अपना योगदान भी दिया था। यहाँ स्टैंट मैन का अर्थ है कर्तव्य करने वाला और अभिनेता का अर्थ है बच्चों कलाकार। तो हिंदी सिनेमा में वे लंबे समय तक नायक और कर्तव्य करने वाले नायक के रूप में भी मौजूद रहे। इसके अलावा आलम आरा में सोहराब मोदी, पृथ्वीराज कपूर, याकूब और जगदीश सेठी जैसे बेहतरीन कलाकार भी मौजूद रहे, जो आगे चलकर फिल्म उद्योग के प्रमुख स्तंभ बने और इनकी पीढ़ी दर पीढ़ी आज भी हम उनके बेहतरीन योगदान को याद करते रहते हैं। आगे लेकर कह रहा है, यह फिल्म 14 मार्च 1931 को मुंबई के मैजेस्टिक सिनेमा में प्रदर्शित हुई। फिल्म 8 सप्ताह तक हाउसफुल चली और भीड़ इतनी उमड़ती थी कि पुलिस के लिए नियंत्रण करना मुश्किल हो जाया करता था। समीक्षकों ने इसे भड़कीले फैंटेसी फिल्म करार दिया था, मगर दर्शकों के लिए यह फिल्म एक अनोखा अनुभव थी। यह फिल्म 10,000 फुट लंबी थी और इसे 4 महीनों की कड़ी मेहनत से तैयार किया गया था। यहाँ लेकर कह रहा, फिल्म आलम आरा जो था वो 14 मार्च 1931 को मुंबई के मैजेस्टिक सिनेमा में प्रदर्शित हुई।
फिल्म 8 सप्ताह तक हाउसफुल रही। लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया था। पूरे सिनेमा हॉल में बैठने की जगह नहीं थी। भीड़ इतनी ज़्यादा हो जाती थी कि पुलिस के लिए भीड़ को नियंत्रण करना मुश्किल हो जाया करता था। इस फिल्म को इतना पसंद किया लोगों ने कि इसे देखने के लिए सिनेमा हॉल में लोगों की भीड़ जम जाया करती थी, यानी भीड़ जमा हो जाती थी। ठीक है, यहाँ समीक्षकों का अर्थ है बच्चों जांच करने वाले। ठीक, फिल्म की जांच करने के लिए लोगों ने इस फिल्म की जांच पड़ताल की और उन्होंने इस फिल्म को भड़कीली फैंटेसी फिल्म करार दे दिया, क्योंकि इस फिल्म में पहली बार भड़कीली भाषा और पोशाक का इस्तेमाल किया गया था। मगर दर्शकों के लिए यह फिल्म एक अनोखा अनुभव थी। उनके लिए एक नई तरीके की फिल्म थी। पहले मूक फिल्में बनती थी, उनमें किसी तरह के गीत, संगीत और संवाद नहीं होते थे और यह एक नया परिवर्तन था जो लोगों को पसंद आया। जब यह फिल्म बनकर तैयार हुई तो उसकी रील जो है 10,000 फुट लंबी थी। इस फिल्म को बनाने में 4 महीने का कठिन परिश्रम करना पड़ा था, तब जाकर यह फिल्म तैयार हुई थी। लेखक आगे कह रहा, सवाक फिल्मों के लिए पौराणिक कथाओं, पारसी रंगमंच के नाटकों, अरबी प्रेम कथाओं के विषय के रूप में चुना गया। इसके अलावा कई सामाजिक विषयों वाली फिल्में भी बनी। ऐसी एक फिल्म थी खुदा की शान। इसमें एक किरदार महात्मा गांधी जैसा था। इसके कारण सवाक सिनेमा को ब्रिटिश प्रशंसकों की तीखी नज़र का सामना करना पड़ा। ठीक है, यहाँ लेखक कह रहा किरदार का अर्थ होता है बच्चों चरित्र। ठीक, कि लेखक कहते हैं जब बोलती फिल्में बनने लगी तो पुराने समय की कहानियों जैसे महाभारत, रामायण, हरिश्चंद्र की कथा, इन पर फिल्में बनाई गई थी। ठीक है, और पारसी धर्म के लोग तो स्टेज पर नाचते खेलते थे, उनकी कहानियों पर आधारित फिल्में बनी। जब अरब देश में जो नायक नायिकाएं थी, प्रेमी और प्रेमिकाओं की मशहूर कहानियां थीं, उनको भी फिल्म का विषय चुना गया। इनके अलावा समाज में जो मुद्दे थे जिन्हें उठाकर समाज में सुधार लाया जा सकता था, इस तरह के कई विषयों को भी चुना गया और उन पर भी फिल्में बनाई गई। ऐसी एक फिल्म थी खुदा की शान। यह वह समय था जब हमारे देश पर ब्रिटिश सरकार का प्रशासन था और उनकी नज़र हमारे द्वारा बनाई गई फिल्मों पर थी कि कहीं किसी तरह से कोई भी फिल्म उनके खिलाफ तो नहीं है, इसलिए उनकी नज़र इस फिल्म पर भी पड़ी। इस फिल्म में जो मुख्य पात्र थे वो था महात्मा गांधी की जैसा प्रतीत हो रहा था, यानी महात्मा गांधी जैसा एक प्रतीत होने वाला व्यक्ति लग रहा था। ब्रिटिश सरकार को आभास हो रहा था कि कहीं इस फिल्म में उनके खिलाफ तो कोई संदेश नहीं दिया जा रहा है। ठीक है, इसलिए इस फिल्म के निर्माण पर ब्रिटिश सरकार अपनी नज़र बनाए हुई थी। सवाक सिनेमा के नए दौर की शुरुआत कराने वाले निर्माता निर्देशक अर्देशियर इतने विनम्र थे कि जब 1956 में आलम आरा के प्रदर्शन के 25 वर्ष पूरे होने पर उन्हें सम्मानित किया गया और उन्हें भारतीय सवाक फिल्मों का पिता कहा गया, तो उन्होंने उस मौके पर कहा था, मुझे इतना बड़ा किताब देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और मैंने तो इस देश के लिए अपने हिस्से का ज़रूरी योगदान दिया है। तो यहाँ लेखक कह रहा कि जो है सवाक सिनेमा के नए दौर की शुरुआत करने वाले निर्माता जो थे निर्देशक अर्देशियर इतने विनम्र स्वभाव के थे, इतने नम्र स्वभाव के थे कि जब 1956 में आलम आरा के प्रदर्शन के 25 वर्ष पूरे हुए, यह फिल्म 1931 में यानी बनकर तैयार हुई थी, तो 1931 से लेकर 1956 तक पूरे 25 वर्ष जब हो गए थे, तो इस खुशी में उन्हें सम्मानित किया गया और उन्हें सवाक फिल्मों का पिता कहा गया। तो इस मौके पर उन्होंने कहा कि उन्हें इतनी बड़ी उपाधि, खिताब का अर्थ होता उपाधि, देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वह बहुत ही बड़े विनम्र स्वभाव के थे और वह मानते थे कि उन्होंने कोई बड़ा काम
नहीं किया। यह तो उनके देश के लिए एक छोटा सा योगदान है। आगे लेकर कह रहा है, जब पहली बार सिनेमा ने बोलना सीख लिया, सिनेमा में काम करने के लिए पढ़े लिखे अभिनेता अभिनेत्रियों की ज़रूरत भी शुरू हुई, क्योंकि अब संवाद भी बोलने थे, सिर्फ अभिनय से काम नहीं चलने वाला था। ठीक है, लेकर कहते जब पहली बार सिनेमा में आवाज़ को स्थान दिया गया तो सिनेमा में काम करने के लिए पढ़े लिखे अभिनेता अभिनेत्रियों की ज़रूरत को भी महसूस किया जाने लगा, क्योंकि अब केवल अभिनय से काम नहीं चलने वाला था, क्योंकि अब संवाद लिखे जाने लगे थे। संवाद होता है यानी बातचीत, और अभिनेता अभिनेत्रियों जो संवाद पढ़कर याद कर बोलने पड़ते थे। इसलिए कहा गया कि पढ़े लिखे लोगों की आवश्यकता महसूस होने लगी थी। आगे लेकर कह रहे, मूक फिल्मों के दौर में तो पहलवान जैसे शरीर वाले, स्टंट करने वाले और उछल कूद करने वाले अभिनेताओं से काम चल जाया करता था। अब उन्हें संवाद बोलना था और गायन की प्रतिभा की कद्र भी होने लगी थी। ठीक है, तो यहाँ पे लेखक कह रहा है कि मूक फिल्मों के समय में तो पहलवान जैसे शरीर वाले, कर्तव्य करने वाले, उछल कूद करने वाले अभिनेताओं से काम चल जाया करता था, क्योंकि उसमें किसी तरह के संवाद या गीत गायन की आवश्यकता नहीं थी, गीत गाने की। परंतु जब संवाद फिल्में यानी बोलने वाली फिल्में बनने लगी तो उसमें गीत, संगीत और संवाद को जगह दी गई थी, और अभिनेता अभिनेत्रियों को संवाद बोलने थे, यानी कि एक प्रभावशाली संवाद बोलना जिसको सुनकर दर्शक आकर्षित हो और उन पर बेहतरीन असर छोड़ सके, उन्हें आकर्षित कर सके, और इसलिए इनमें शामिल किए गए गीत संगीत को भी कद्र की दृष्टि से देखा जाने लगा था। आगे लेकर कह रहा, इसलिए आलम आरा के बाद आरंभिक सवाक दौर की फिल्मों में कई गायक अभिनेता बड़े पर्दे पर नजर आने लगे। हिंदी उर्दू भाषाओं का महत्व बढ़ा। सिनेमा में देह और तकनीक की भाषा की जगह जन प्रचलित बोलचाल की भाषाओं का दाखिला हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे लेखक कह रहा है कि जब सवाक फिल्मों में संवाद, गीत, संगीत को महत्व दिया जाने लगा तो आलम आरा के बाद आरंभिक सवाक दौर की फिल्मों में कई गायक अभिनेता बड़े पर्दे पर नजर आने लगे। अर्थात वो अभिनेता जो गीत भी गा सकते थे वह भी सिनेमा पर्दे पर नजर आने लगे। भारत में हिंदी और उर्दू के तालमेल वाली हिंदुस्तानी भाषा का प्रयोग भी बढ़ा था। सिनेमा के शरीर, देह का अर्थ होता है शरीर, और तकनीक की भाषा की जगह लोगों की भाषा, ठीक है, प्रचलित का अर्थ होता है लोगों की भाषा, फिल्मों में आम बोलचाल की भाषाओं का प्रवेश हुआ, क्योंकि यह लोगों को बहुत अधिक पसंद आती थी। लोग इससे फिल्म के साथ जुड़ाव महसूस करने लगे थे। आगे लेकर कह रहा है कि सिनेमा ज़्यादा देसी हुआ, एक तरह की नई आज़ादी थी जिसे आगे चलकर हमारे दैनिक और सार्वजनिक जीवन का प्रतिबिंब फिल्मों में बेहतर होकर उभरने लगा। यहाँ प्रतिबिंब का अर्थ है बच्चों परछाई। लेखक कहते हैं कि सिनेमा में जब से आम बोलचाल की भाषा का प्रयोग होने लगा तब से सिनेमा ज़्यादा आम जग से जुड़े गया। यह एक तरह की नई आज़ादी थी जिसे आगे चलकर आम लोगों की जीवन की परछाई फिल्मों में दिखाई देने लगी। लोगों को ऐसा लगता है जैसे कि उन्हीं की कहानी प्रदर्शित हो रही है, वह अपनी ही जीवन से जुड़ी कहानी देख रहे हैं। आगे लेकर कह रहा, अभिनेता अभिनेत्रियों की लोकप्रियता का असर उस दौर के दर्शकों पर भी खूब पड़ा रहा था। माधुरी नाम की फिल्म में नायिका सुलोचना की हेयर स्टाइल उस दौर में औरतों में बहुत ज़्यादा लोकप्रिय थी। औरतें अपनी केश सज्जा उसी तरह कर रही थी। ठीक है, अर्देशियर ईरानी की फिल्मों में भारतीयों के अलावा ईरानी कलाकारों ने भी अभिनय किया था। स्वयं आलम आरा भारत के अलावा श्रीलंका, वर्मा और पश्चिम एशिया में पसंद की गई। यहाँ लेखक कह रहे हैं कि जो है उस समय जो भी अभिनेता अभिनेत्री फिल्म में अभिनय कर रहे थे वे जैसा पहनावा पहन रहे थे और जिस तरह के फैशन का इस्तेमाल किया जा रहा था उसका असर लोगों पर पड़ रहा था। माधुरी नाम की फिल्म में
नायिका सुलोचना की हेयर स्टाइल उस दौर में औरतों में लोकप्रिय थी। सभी औरतें उसके जैसे ही हेयर स्टाइल बनाने लगी थीं। केश सज्जा का अर्थ होता बाल बनाना। लेखक कहते हैं कि औरतें अपने बालों को उसी तरह बनाने लगी जिस तरह अभिनेत्री फिल्म में बनाया करती थी। अर्देशियर ईरानी की फिल्मों में भारतीय कलाकारों को ही नहीं, ईरानी अर्थात दूसरे देश के कलाकार भी अभिनय कर रहे थे। आलम आरा भी वह फिल्म थी जो सिर्फ भारत में ही नहीं सराही गई, बल्कि उसे दूसरे देशों में ही उतना ही पसंद किया गया, जैसे कि श्रीलंका, बर्मा और पश्चिम एशिया का देश। आगे लेकर कह रहे हैं, भारतीय सिनेमा के जनक फाल्के को सवाक सिनेमा के जनक अर्देशियर ईरानी की उपलब्धियों को अपनाना ही था, क्योंकि वहाँ से सिनेमा का एक नया युग शुरू हो गया था। लेकर कहने का मतलब है, जब भारतीय सिनेमा की शुरुआत हुई तब प्रथम फिल्म बनाने वाले फाल्के को फिल्म जगत का जनक कहा जाता है, जिनसे फिल्मों का आरंभ शुरू हुआ। जब सवाक फिल्में बनने लगी थी और उसके जनक यानी कि उसके पिता अर्देशियर ईरानी की जो उपलब्धि दी गई थी वह उन्हें स्वीकार करनी ही थी, क्योंकि वहाँ से सिनेमा का एक नया युग शुरू हो गया था। अब सवाक फिल्में बनाने लगी थी। एक बड़ा परिवर्तन हिंदी सिनेमा जगत में देखने को इसलिए मिला हुआ था। तो बच्चों, आज हमारा पाठ यहीं पूरा हुआ। इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा और इसमें बताए गए शब्दार्थ को अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिएगा। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।